हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, हार्ड वर्क के दम पर वो हासिल कर लिया जो उम्मीद थी। तमाम कठिनाइयों के बाद इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करी और हर जगह सफलता के झंडे गाड़े। जिस भी एग्ज़ाम में बैठे उसमें अपना सिलेक्शन लिया। एक सिंगल एग्ज़ाम ऐसा नहीं छोड़ा था जिसका प्री में बैठे और सिलेक्शन नहीं लिया। एक में फाइनल में रह गए थे बट सिलेक्शन हर एग्ज़ाम में हुआ। तो उन्हीं शख्सियत का नाम है सत्यम कुमार। इनसे आज आप रूबरू होंगे, इनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, इनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, कैसे सोर्सेज इन्होंने फॉलो किए, कैसे प्रेशर को हैंडल किया, उन सब की तमाम स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे इनसे। तो आज सब कुछ यही बताएंगे, बस हम बीच बीच में जो नॉर्मल क्वेरीज रहती हैं वो पूछेंगे इनसे। तो सत्यम सबसे पहले अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे और अपने एसएससी के और जो तमाम एग्ज़ाम दिए थे उनके स्कोर बताएंगे आपको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम कुमार और मैं दिल्ली का रेजिडेंट हूँ। और इसके अलावा मैंने अपनी स्कूलिंग करी है 10th क्लास दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। उसी स्कूल से मैंने अपनी 12th करी इन द साइंस स्ट्रीम PCMB। फिर मैंने दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी इन द फील्ड ऑफ BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, BCA करी आपने? BCA करी। उसके अलावा फिर मैंने इस कॉलेज के टाइम में मेरे को SSC के बारे में पता चला। हमारे दीपक सर ने बताया था, ये 2022 के बैच आए थे यहाँ पे सिलेक्ट होके। उन्होंने मेरे को बताया कि SSC होती है और SSC में इस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं और ऐसे ऐसे इसका फील्ड होते हैं, ठीक है। और रही बात मेरी सिलेक्शन की, तो मैंने SSC CGL CHSL MTS फेज 12 और रेलवेज के टेक्नीशियन के अंदर भी सिलेक्शन हुआ 2024 के अंदर ही। मतलब आपके कॉलेज के साथ साथ में सिलेक्शन हो गया था? मेरा 24 के अंदर ही पास आउट अप्रॉक्स जून के अंदर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और साथ साथ मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो ये सारे सिलेक्शन हुए हैं। तो अपने स्कोर बताओ आप, मतलब CGL में कितना स्कोर रहा था आपका? हाँ, CGL के अंदर मेरा प्री के अंदर जो Tier 1 होता है उसके अंदर 167 थे आउट ऑफ 200। और जो मेंस होता है उसके अंदर मेरी 20 जनवरी की शिफ्ट थी, जिन्होंने इस पर दिया उन्होंने पता होगा। और उसके अंदर मेरा रॉ था 335 और जो मेरा फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर बना वो बना 337। ठीक है। इससे मेरे को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन द PA मिला है, पोस्टल असिस्टेंट। थोड़ा लाउड बोलो। और CHSL के अंदर मेरा प्री के अंदर स्कोर था 159 और मेंस के अंदर 323 था। इसमें पोस्ट कौन सी अलॉट हुई आपको CHSL में? एक्चुअली CHSL में मेरी 10.36% की टाइपिंग एरर हो गई थी। मतलब पोस्ट अलॉट नहीं हुई थी, नंबर अच्छे थे। 0.3 मतलब अलॉट हो जाती मेरे को पोस्ट, क्योंकि मेरे कट ऑफ से बहुत काफ़ी ज़्यादा नंबर थे। कट ऑफ 321 गई है, मेरे 323 नंबर थे। मेरे कोई ना कोई पोस्ट अलॉट हो जाती, लेकिन मेरे 0.36% टाइपिंग एरर ज़्यादा हो गई। इस चक्कर में मेरे को कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं। CGL से कौन सी पोस्ट मिली है? CGL से मेरे को PA मिली है, पोस्टल असिस्टेंट, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्टर कम्युनिकेशन के अंदर। जॉन मिला है मेरे को महाराष्ट्र। अभी इसके अंदर डिवीजन एलोकेट नहीं हुआ। अच्छा, फिर MTS में? रैंक ठीक। चलो। अच्छा, तो MTS के स्कोर बताओ अपना। MTS में मेरे 128 मार्क्स थे, जिससे मेरे को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिला है होम स्टेट दिल्ली के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अपने होम टाउन मिल रहा है सबसे होम टाउन है, ऊपर से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अपने कुछ अलग से पर्क्स भी होते हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे आप रेगनी 25 का CGL अच्छे से दे सकते हो, जिसमें 4600 आराम से मिल जाएगा दिल्ली में। और उसके बाद कौन से एग्जाम दिए? सिलेक्शन फेज सबसे पहले दिया था मैंने, सिलेक्शन फेज भी दिया था, उसके अंदर ही हुआ था सबसे पहले। लेकिन सिलेक्शन फेज का टाइम पीरियड जो है ज्वाइनिंग का और उसके प्रोसेस का होल्ड प्रोसेस बहुत टाइम लगता है। मैंने फेज 8 दिया था, उसमें मेरे को पता है। तो सिलेक्शन फेज 2 में मैंने 5 अलग अलग पोस्ट के लिए भरे थे, उसमें से मेरा 5 का 5 में क्लियर था। 4 थी मेरी कोलकाता के अंदर, डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर थी। और एक था मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर। अच्छा, NWR। और रेलवे में? तो इसके बाद रेलवेज के अंदर मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर हुआ है। उसके अंदर मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, तो अब मेरा उसके अंदर मेडिकल भी हो गया, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, बस ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया अभी तक। मेडिकल डन है, फिट हो आप मेडिकल? फिट है, हाँ, 6/6 आइस फिट है। हाँ, तो फिर CGL में दिक्कत नहीं आएगी आगे। और अभी फिर आपने, तो अब आप फाइनली ये बताइए कि आपने जो स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करी ताकि एक साथ सारे एग्जाम ही निकलते चले गए 1 by 1। मतलब 2024 का CGL भी निकला, CHSL भी निकला, MTS भी निकला, फेस सिलेक्शन भी निकला, उसमें आपने पोस्ट खराब नहीं करी क्योंकि आपने DV स्किप कर दिया। रेलवे भी उसी तैयारी से रेलवे निकला आपका, उसी तैयारी की बेसिस पे आज आप तमाम एग्जाम और दे रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से ऑटोनोमस बॉडीज़ के आते हैं, IIT CSIR के, ग्रुप बी ऑफिसर्स के। तो इन सब की तैयारी आपने कम्युनिकेटेड वे में करी थी? तैयारी इन द सेंस सबका होल सिलेबस सेम है। और मतलब कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करोगे
इन कम्युनिकेटिव वे, तो आपके सारे एग्जाम लगभग ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। बस स्लाइटली डिफरेंस है, किसी में थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा है, जैसे रेलवे में अंदर इंग्लिश नहीं है बिल्कुल। तो, और बाकी किसी के अंदर जैसे स्टेनो है, स्टेनो भी क्लियर था मेरा, स्टेनो के अंदर सिर्फ इंग्लिश है, मैथ्स नहीं है। और ऐसे ही तमाम तरह के अलग अलग पोस्ट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ के अंदर नहीं है। बस बाकी तैयारी तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, सबका सिलेबस सबका सिलेबस सेम है, बस एग्जाम के पैटर्न अलग हैं थोड़े और फॉर्म अलग अलग भरते रहो। तो आपने कौन कौन सी बुक फॉलो करी है? आप सब्जेक्ट वाइज प्लीज़ बच्चों को गाइड करो, जो आपने करी जेन्युइन वही बताओ, ताकि बच्चे अपने आप को एकदम ऑथेंटिक रिलेट कर पाएँ और थोड़ा मोटिवेट महसूस करें कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग वगैरह के ज़्यादा बहकावे में ना आए। अच्छा, तो सोर्सेज बताने से पहले सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे हो, आप मतलब XYZ से कहीं पर कुछ तैयारी पहले से कर रहे हो, मतलब उसके मीडियम फेज पे हो या फिर स्टार्ट कर चुके हो, तो चेंज मत करना मैंने बताने से, क्योंकि फिर करोगे फिर दोबारा स्टार्टिंग से करोगे दिक्कत होगी। आप अगर मैं बता रहा हूँ एक ट्राई करना, उसको ऐड ऑन कर लेना, या फिर जैसे कि आपने 3 चैप्टर मैथ के कर रखे हैं तो अब 3 चैप्टर दोबारा मेरे सोर्स से मत करना, उसके आगे से करना अगर आपको सही लगे तो सोर्सेज बताने सबसे पहले रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर कोई वीडियो मैंने फॉलो नहीं करी अलग से, नहीं कुछ नहीं, बस उसके अंदर मॉक्स लगाए थे, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए सीधी सीधी। जिस टॉपिक में आप अटक जाते हो उसके वीडियो देख सकते हो, जैसे सर्च कर, डाइस का था एक, कैलेंडर की ट्रिक्स चलती हैं, तो कैलेंडर सर्च कर लो यूट्यूब पे, कोई सी भी पहली वीडियो देख लेना। और ये देखते वक्त ये मत करना कि ये चैनल थोड़ा ज़्यादा अच्छा ही है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, अपन को बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके निकल जाना 10-15 मिनट में वीडियो देख के बस। और नेक्स्ट सोर्स है तुम्हारा इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने बहुत टाइम दिया है, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम से था बैकग्राउंड, मैथ से ज़्यादा टाइम इंग्लिश में लगाया। सेम मेरा। हाँ, इंग्लिश के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा सोर्स फॉलो करे थे, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगाया था। क्या क्या सोर्स फॉलो करें, उन किताबों के नाम बताओ बच्चों को। सबसे पहले सबसे अच्छा सोर्स है पिनेकल एक PYQ आती है, अभी 24 में के एग्जाम की निकल गई होगी, जो उसका शायद 8th एडिशन होगा, 8th या 9th, देख लेना अपने साथ। और उसके अंदर से डेली प्रैक्टिस करना, जो उसके सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड, इडियम्स होते हैं, उसको डेली मतलब एक बार रिवाइज मारना, पढ़ना एक बार, उससे तुम्हें मतलब मेमोराइज हो जाएंगे धीरे धीरे वो। उसके वापस रिपीट होने लग जाते हैं। हाँ, रिपीट होने लग जाते हैं। जैसे एक सेट लगा ले CGL 24 का, फिर CGL 23 में देखना उसमें 10 वर्ड रिपीट होंगे, फिर ऐसे 22 में देखना 20 वर्ड रिपीट होंगे, ऐसा ऐसा रिपीट होने लग जाते हैं। उसके बाद फिर ग्रामर के लिए एक चैनल था अमन वशिष्ठ सर का, उनका मैंने पेड कोर्स नहीं लिया, मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया आज तक, है ना। उसके अलावा फिर अमन वशिष्ठ सर का इंग्लिश का चैनल है, अमन सर इंग्लिश नाम से यूट्यूब चैनल पर सर्च करना, उससे आप इंग्लिश ग्रामर कर सकते हो, उससे उन्होंने सही पढ़ा रखा है। और उनका तरीका थोड़ा मैथ्स टाइप का है, जो मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक तोड़ के बताते हैं, वो अच्छा बताते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आ गया आपका मैथ्स का जीके। मैथ्स के लिए 100% पवन राव सर, उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता, वो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पवन राव सर मदर्स एजुकेशन हब के डायरेक्टर हैं, जयपुर में कोचिंग है, काफ़ी फेमस कोचिंग है, ऑफलाइन के ज़माने की कोचिंग है। मैंने भी वहाँ से एडवांस पढ़ी है, जब SSC में मैथ का पेपर अलग से होता था तब तो रियल में बहुत जेन्युइन टीचर हैं, ऑथेंटिक सोर्स है। बाकी लगे सत्यम की आप स्ट्रेटेजी सहमत नहीं हो तो आप अपनी बना सकते हो, सत्यम अपने सोर्स बता रहा है कि उसने कौन से फॉलो करे। तो मैंने मैथ तो पवन राव सर से कर ली सारी की सारी। उसके बाद जो प्रैक्टिस का सेशन आता है ना, प्रैक्टिस सेशन में एक नया चैनल है, उसका नाम है धर्मा मैथ्स। हाँ, उन्होंने सारे PYQ करा रखे हैं प्रैक्टिस सेट की तरह से, आप उसे यूज़ कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए इनसे भी बढ़िया सोर्स है, आप पहले खुद मॉक लगाओ, उसको एनालाइज करो, अच्छे से देखो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। मतलब कि जैसे कि क्लासेस होती है ना, वो रेगुलरली कंटिन्यूस चलनी चाहिए पैरेलल में, और आप क्वेश्चन लगा सकते हो ऐसे, जैसे मैंने बताया आपको, या तो वीडियो से देख लो आप कंफर्टेबल हो, या फिर खुद करके देख लो। मैं ज़्यादातर खुद करता था, और नहीं अगर नहीं हो रहा था, टाइम नहीं बचता था, या फिर जैसे मेरे कॉलेज में चलते थे तो फिर वीडियो देख लेता था कभी कभार। उसके अलावा नेक्स्ट सोर्स है जीके का। जीके के लिए मैंने मतलब ज़्यादा फॉलो नहीं करा, क्योंकि जीके का है पूरा, फिर भी जो बहुत ज़्यादा है, जो किया है, क्योंकि आजकल जीके का वेटेज बढ़ गया है, जब से SSC का Tier 2 में मैथ और इंग्लिश का वेटेज कम हुआ है। तो जीके के सोर्स बता दो बच्चों को, ताकि थोड़ा तो रिलेट कर पाए अपने आप को कि चलो मैं इतना पढ़ लूँगा तब भी मैं अच्छी रैंक ला सकता हूँ। हाँ, जीके के अंदर जो मैंने करा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक बुक आती है ल्यूसेंट की, जो आपने सुना भी होगा, अगर आप किसी भी फेज के अंदर, आपने कभी ना कभी इस बुक का नाम जरूर सुना होगा, ल्यूसेंट जीके। एक जनरल साइंस की भी आती है, एक जनरल नॉलेज की बात है। जनरल नॉलेज वाले लेना जो न्यू एडिशन होगी, उससे थ्रू आप पहले मेन टॉपिक, जैसे कि आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया ज्योग्राफी के अंदर रिवर, डैम, माउंटेन, ये सब नॉर्मल जो आते हैं। उसके अलावा फिर आपका हो गया बायोलॉजी, हो गया बायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल जाता है आपको लगभग। उसमें पॉलिटी के भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। शुरू में इकोनॉमिक्स मत करना, कि लेकिन इकोनॉमिक्स का भी 1 क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन थोड़ा टफ पड़ता है वो। इस तरह से टॉपिक बनाना अपने हिसाब से PYQ। जैसे इसमें मैं कुछ ऐड ऑन कर दूँ, जैसे मैंने भी तैयारी करी, मैंने भी काफ़ी सारे एग्जाम निकाले,
तो जीके में ना आप स्टैटिक जीके और इम्पोर्टेंट चीज़ को पहले पढ़ लो, ताकि आपके 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 8-7 आपके कवर हो चुके हों और 3-4 करंट के हो जाएंगे, तो ऐसे करके 12-13 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद लगता है कि मेरी मैथ रीजनिंग कंप्लीट है, तो आप पर्टिकुलर बुक पढ़ सकते हो फिर उसके लिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को और डेप्थ में पढ़ लोगे, पॉलिटी को और डेप्थ में पढ़ लोगे, स्टैटिक जीके के अलग से नोट्स बना लोगे जिसमें 40-50 टॉपिक होते हैं, वो किसी भी चैनल पे मिल जाएंगे। एक चैनल था मैं जैसे फॉलो करता था, क्रेजी जीके ट्रिक था एक, बढ़िया चैनल, बहुत बढ़िया चैनल है वो। एक स्टडी बाइन करके है, स्टडी बाइन ऑफिशियल करके है, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके तमाम चीज़ें हैं, पहले अपना मेन चीज़ कर लो, बाकी सब तो हम बता ही रहे हैं आपको। हाँ, इसी तरह से बस पहले मेन टॉपिक कर लो, क्योंकि जीके का अगर तुम पढ़ने बैठ जाए ना पूरा, तो बहुत वास्ट सिलेबस है। इसके अंदर बहुत सारे 10 कम से कम 10 सब्जेक्ट है इसी के अंदर अकेले, अगर वो पॉसिबल नहीं है इतना करना। और इसके अंदर टारगेट मत रखना, जैसे कि मैथ और रीजनिंग में टारगेट रख लो कि इतने इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर मतलब मत रखना शुरू में, क्योंकि थोड़ा अगर टारगेट इधर उधर होता है तो डिमोटिवेशन होती है। तो आप मतलब मेरे हिसाब से 12 या 10 मतलब 12-15 क्वेश्चन इनफ है इसके अंदर, अगर आपको टीयर 1 निकालना है तो। और टीयर 2 में अगर अच्छी रैंक चाहिए तो थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम मिल जाता है 2 महीने का, सफिशिएंट होते हैं वो। और इसके अलावा तो बाकी मॉक देते रहो, और बाकी तो मॉक के बारे में बता रहे थे, आपने डिस्कस किया अभी मॉक के बारे में, तो कितने मतलब मॉक कैसे देना चाहिए, कितने देना सफिशिएंट है ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, और मॉक की इंपॉर्टेंस क्या है सिलेक्शन में? आपने कितने मॉक दिए, सब बताओ बच्चों को। हाँ, पहले तो कितने देना ये मतलब कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कितने एग्जैक्ट कितने मॉक पे सिलेक्शन हो जाएगा, कितने पे नहीं होगा। आपको मतलब मॉक देने हैं और उसको देखना है कि आपने गलतियाँ कहाँ करी, उसको फिर एनालाइज करना है और उसको फिर इम्प्रूव करना है डेली बेसिस पे, ठीक है। और मॉक के देना कैसा है ये बताता हूँ। जैसे कि आप स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी, पहले 10 मॉक ना अलग अलग स्ट्रेटेजी से ट्राई करना, जो मैंने करे थे। जैसे कि पहले रीजनिंग अटैम्प्ट कर ली, पहले मैथ अटैम्प्ट कर लिया, पहले इंग्लिश अटैम्प्ट कर ली, है ना। इस तरह से अलग अलग मतलब कॉम्बिनेशन ट्राई करना। अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आप किसी फेज पे हो या फिर जैसा आप दे रहे हो उसी को और कंटिन्यू करना और इम्प्रूव करना उसे, क्योंकि एक बार 2 बार करने से नहीं होता, उसे बार करने से अच्छा होता है वो चीज़। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आपने सुना होगा एक वीडियो है, तो उसी तरह से। और तो ऐसा आपकी तैयारी मॉक ने कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया था? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। जैसे ऐसे करते करते आपको जब मतलब कंटिन्यूस मॉक देते रहोगे ना, तो एक बार ऐसा टाइम आएगा कि आपको पता भी नहीं क्वेश्चन कैसे करना है, पर अपने आप सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरे को पता नहीं कैसे करना है, लेकिन हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व अपने आप। जैसे मैथ्स में तो बहुत टाइम हुआ ऐसा कि मैंने क्वेश्चन उस टाइप का पहले कर नहीं रखा, लेकिन उस टाइम अगर मैं करने गया 2-3 लाइन पढ़ी और हो गया। मॉक का एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे मिस्त्री होता है, उसको नहीं पता मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, लेकिन वो पूरी गाड़ी सही कर देता है ना। तो ये मॉक से यही एक्सपीरियंस मिलता है कि अपना माइंड ऑलरेडी सेट हो चुका होता है, कैसे डील करना है, पता भी नहीं चलेगा आपको मेथड है नहीं है, पर आ जाएगा आंसर आपका। और मॉक्स के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आजकल यूट्यूब में मिथ चल रहा है बहुत ज़्यादा कि कोई भी क्वेश्चन करे 10 सेकंड में, इंग्लिश में कोई एरर फाइंड करे बिना पढ़े, उसे पैसे सॉल्व करे बिना पढ़े। ऐसा नहीं होता, उसके अंदर एग्जाम में काम नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिल्कुल। हाँ, 10 सेकंड चक्कर में मत रहना। अगर एक क्वेश्चन में 1 मिनट लग के सही करना है, बस इतना ध्यान रखना। और बेसिक पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में और कोई नहीं बचाता, वही आखिरी में वही काम आता है बेसिक। मतलब अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 25 क्वेश्चन अगर प्री में आ रहे हैं तो आप ट्रिक सिर्फ 5 में लगा पाओगे। वहाँ पे एग्जाम प्रेशर में आप घर पे ट्राई करना तो शायद 25 के 25 में ट्रिक लगा दोगे, लेकिन वही है एग्जाम प्रेशर में सिर्फ 5 में मुश्किल से वो भी 5 में ट्रिक लगेंगे। बाकी जो होंगे ना 15, पहली बार तो 25 होगी नहीं एग्जाम में, अगर हो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू और आगे बेसिक पे ध्यान देना। हाँ, तो आपने मतलब एसएससी के बारे में सोचा कब था कि यार मेरे को एसएससी करना है? अच्छा, लोग भाई पता ही नहीं चलता एसएससी में, आपको किसने कैसे पता चला एसएससी करना है? मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बताया, वो भी तैयारी कर रहा था एसएससी के एग्जाम्स की वगैरह। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली। मेरे क्लासमेट में था, उसका नाम रोहित यादव। तो वो तैयारी कर रहा था, उसने मेरे को बताया और फिर मैंने भी थोड़ा एक्सप्लोर करा और एक एग्ज़ाम दिया था उसके साथ ही मैंने। तो वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया, क्योंकि बिना तैयारी के देंगे तो अच्छा नहीं आएगा। फिर मेरे को अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं और देते गया। फिर दीपक सर आए, दीपक सर ने थोड़ा गाइड करा कि इस वे में तैयारी कर सकते हो। जो मैंने आपको अभी इतनी देर से बताया वो सर ने मेरे को पहले बताया था। उसके अंदर मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करा है कि मैंने क्या क्या गलती करी थी, उसमें क्या क्या इम्प्रूव करा। बाकी सर ने भी क्रक्स यही था, मतलब पूरा। और फिर इस तरह से कंटिन्यू करा। उसके बाद फिर कॉलेज का लास्ट टाइम हो गया। लास्ट टाइम क्या थोड़ी छुट्टी कॉलेज चल रहा था आपका? हाँ, कॉलेज चल रहा था। तो बच्चों को ये बताओ, जैसे मैक्सिमम बच्चे होते हैं बीटेक, बीए, बीसीए जितने भी हैं दिल्ली में रह रहे हैं, बड़ी सिटी में रह रहे हैं, जयपुर, लखनऊ, पटना,
तो वो क्या है, कॉलेज के साथ ही तैयारी चालू कर देते हैं। तो कई सोचते हैं यार मेरे से हो नहीं पा रहा है, कई सोचते हैं मैं कॉलेज पहले पूरा कर लूँ अच्छे से। तो आपने कॉलेज के साथ साथ फाइनल ईयर के साथ साथ सारे सिलेक्शन लिए, तो कॉलेज के साथ टाइम कैसे मैनेज किया वो बताओ बच्चों को। टाइम ऐसा था जैसे कि आप मतलब कॉलेज मुश्किल से 5 या 6 घंटे चलते थे। उसके अलावा जैसे कि सुबह तो मैं मुश्किल पढ़ पाता था क्योंकि थोड़ा लेट उठता था। रात को मेरा ज़्यादा इफेक्टिव रहता था कि कॉलेज से घर जाके जैसे कि 7 बजे पहुंच जाता था घर लगभग। उसके अलावा 7 से 10 तक मॉक दे लिया, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली। शुरू में तो ऐसा चल रहा था कि एक दो सब्जेक्ट ही चल रहे थे पा रहे थे। उसके बाद लास्ट टाइम का जो छुट्टी मिली, लास्ट के 2-3 महीने में मैंने बहुत खींचा। उसके बाद जब प्री आने वाला था, उसका सीजीएल प्री आने वाला था, उस टाइम मैंने काफ़ी कुछ मतलब 10 घंटे भी पढ़ाई करी है कभी कभार। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत बहुत टाइम लगाया उस टाइम। मेहनत सब चीज़ का तोड़ है। तो ये डिसीजन ऐसे मतलब, तो फिर आपने ऐसे मोटिवेट कैसे रखा अपने आप को तैयारी के दौरान? देखो उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, फैमिली कंडीशंस रहती हैं, फैमिली में आर्थिक परिस्थितियाँ रहती हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ रहती हैं, सामाजिक दबाव रहता है, और फिर कॉलेज के एग्ज़ाम आ गए, कभी फेल हो रहे हैं, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? प्रेशर हैंडल करने का मतलब देखो, अगर आपको नहीं करना तो आपको 36 बहाने ढूंढोगे कि नहीं करना, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मतलब कि आज कॉलेज गया थक गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर आप करना है तो सिर्फ एक ही रीज़न बहुत होना चाहिए कि यार मेरे को करना है, पूरा मतलब करना ही है। उसके बस एक क्वेश्चन होना चाहिए, करना मतलब करना है एनी हाउ। हाँ बस यही है। और अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की डेली नीड पड़ रही है, जैसे कि कभी कभार तो चलता है कि बहुत दिन बेकार हो गया, बहुत दिन मतलब कि सही नहीं जा रहा दिन, तो चलो एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। लेकिन अगर डेली जरूरत पड़ रही है तो फिर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कमी है। और तैयारी के दौरान आपको लगा था ऐसा कि कोई प्लान बी रखें यार, या फिर आप उस फ्लो में ही चलते चले गए कि मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट अगर क्लियर है तो मैं हर एग्ज़ाम में बैठूंगा, वनडे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव वाली में तो वो निकालूंगा? ऐसा क्या आपका मतलब आंतरिक मानसिक चीज़ बना रखी थी आपने? देखो सबसे पहले तो प्लान भी नहीं था, मैंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट करा। इस बात का मेरे को एडवांटेज मिला कि मेरे को प्लान बी का इतना एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है कि मेरे को प्लान बी सोचना पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसे कोई मेरा प्लान भी नहीं था, पहली बात क्लियर कट। उसके बाद हाँ, तो वही प्लान भी नहीं था। और ऐसे भी ये ग्रुप बी की एग्ज़ाम लगभग एसएससी के हर साल और हर महीने आते हैं। पहली बात तो अगर एसएससी नहीं आता, एसएससी पैटर्न बेस पे बहुत सारे अलग अलग DSS भी हो गया, DSS प्लस भी हो गया, एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे, है ना। और सर भी डेली वीडियो डालते हैं, आप देख सकते हैं उनका चैनल, मतलब हाँ वैकेंसी तो हो जाती है। तो वही हर महीने लगभग एग्जाम होता है और वो सेम एसएससी पैटर्न पे। अगर आपने एक बार ढंग से तैयारी करी तो आप लगभग सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, और मतलब कॉम्पिटिशन देने के लिए एलिजिबल हो कम से लगभग। तो वही कभी ना कभी तो होगा ही, इसलिए मैंने फ्लो में करता चला गया, कोई प्लान भी नहीं था ऐसा। इसमें कई बच्चों की मिथ रहती है, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो और सत्यम भी ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ये बीसीए कर रखा है। तो ये बीए वाले बेचारे बच्चे होते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि यार आजकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे यूपीएससी एसएससी बाकी तमाम एग्जामों में अपना वर्चस्व बनाए हुए रहते हैं। तो ऐसा कुछ आपको लगता है? अगर मेहनत करें बीए वाला बंदा भी तो कोई भी कर सकता है यार, हमारे साथ बीए वाले बहुत बंदे हैं। आपको क्या लगता है? देखो यार, मतलब थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो फर्क हर किसी के लिए बराबर है। जैसे कि कोई मान लो बीए करके आ रहा तो उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले से स्ट्रांग होगी, मेरी नहीं थी, मैंने पढ़ी थी दोबारा। और मैं जैसे मैं साइंस से आ रहा तो मेरी पीसीएम अच्छी थी पहले से, तो थोड़ा तो फर्क पड़ता है। लेकिन वो ज़्यादा रोल भी नहीं है, क्योंकि वो मैथ का वो लेवल नहीं है। इंजीनियरिंग वाली मैथ तो आती नहीं है एसएससी में, ना 12वीं 11वीं की मैथ आती। हाँ, तो कुल मिला के सारी यही है, जो इफेक्ट होता है सबके लिए बैलेंस आउट हो जाता है, किसी के लिए कुछ बेनिफिट कर जाता है, किसी के लिए कुछ। एक ही मूल मंत्र याद रखो, मेहनत। मेहनत के आगे सब कुछ खत्म है। अगर आपको सब्जेक्ट वीक है तो उसके ऊपर काम करो, हो जाएगा। जैसे कि मेरी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी, मैंने पढ़ी यहाँ पे आके थोड़ा बहुत, ठीक है पहले से। तो फाइनली अगर अपन इस इंटरव्यू को कंक्लूड करें तो बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार लगे रहो? जैसे एक चीज़ और रह गई आपकी, जैसे आपने जेएसओ का कट ऑफ क्लियर कर लिया था। आपके प्री में कितने नंबर थे? 167 नंबर थे, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। हमारे टाइम पर डब्ल्यू की कट ऑफ भी क्लियर हो जाती थी इतने नंबर पे। तो जेएसओ की तैयारी आपने साथ में पैरेलल करी थी या नहीं, या फिर सोच लिया था कि इसी के थ्रू कोई ना कोई पोस्ट मिली जाएगी? देखो ऐसा था कि जैसे जिस दिन मेरा प्री का रिजल्ट आया था, शायद दिसंबर का टाइम था, और जनवरी के अंदर मेरा मेंस होना था। तो उस टाइम मेरी जेएसओ की कट ऑफ, ऐसा कोई प्लान नहीं था, मेरा स्टैटिस्टिक्स से कोई बैकग्राउंड भी नहीं है ज़्यादा। तो लेकिन मैंने करी थी तैयारी। मैंने एक तेज प्रताप सर हैं, उनसे उनके बैच वगैरह से तैयारी करी थी। बैच लिया नहीं, उनका यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है, उनसे तैयारी करी थी। और मेरा जेएसओ में काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आया था, लेकिन इतना मतलब कि
क्या हुआ कि कंबाइंड कट ऑफ 3 नंबर्स रह गई मेरे। 439 बने थे और 444 गई थी कट ऑफ, है ना, बस 5 नंबर रह काफी गए, क्लोज आके रह गया क्लोज था मार्जिन उसके से अंदर। रह गया। हाँ तो जी। सो फाइनली सिलेक्शन हुआ था उस दिन, कैसा लगा था? मम्मी पापा के चेहरे पर खुशी थी? अरे सर बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई बर्डन होता ना, सर से पत्थर हटा दिया ऐसा लग रहा था बिल्कुल। और काफी ऐसा अच्छा लगा था, ऐसा लगा था कि अब दुनिया बदल गई। मतलब 1 मिनट पहले अपन बेरोजगार थे और अब एक ठीक ठाक सरकारी नौकरी मिल गई भगवान की कृपा से, तो अपना जीवन यापन हो जाएगा, ऐसा हाँ कुछ। ऐसा था मतलब कि मेरे को याद है अच्छे से, 18 फरवरी का दिन था। उस दिन मेरा CHSL का मतलब ऐसा हुआ था, जब पोस्ट प्रश्न भर रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि टाइपिंग मेरी ठीक गई थी, पता नहीं अब गलतियाँ कैसे हो गई उसके अंदर, थोड़ी मिस्टेक मेरे को भी पूरी उम्मीद थी कि इसको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। हमने पोस्ट तो भरवाई थी, ऑफिस में आया था ये तब। हाँ हुआ ये कि 18 फरवरी को मेरा रिजल्ट आया CHSL मेंस का, मतलब CHS का फाइनल रिजल्ट आया था। तो उसके अंदर पहले तो रिजल्ट के अंदर ये SSC वाले देते नहीं है कि आपका किस वजह से रह गया। तो मैंने तो देखा कि मेरे 323 नंबर थे, तो फिर भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर फिर मेरा हुआ क्या आखिरकार। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा था कि टाइपिंग फेल हो गया। फिर मतलब लगभग 1 वीक बाद उसका आया कि आपकी टाइपिंग मतलब 0.36% चला गया था। उस फिर टाइम तो बहुत सिलेक्शन बुरा किस में हुआ लगा। उसके बाद? हाँ वही बता रहा था, उस टाइम 28 तारीख के लगभग मेरा इसका मतलब कार्ड है, स्कोर कार्ड है कि आपका टाइपिंग रह के कोई बहुत मिनिमम मार्जिन से। तो वही उस दिन तो बहुत बुरा लगा था यार कि नहीं हुआ, तो मिनिमम मार्जिन से लग गया, इसलिए कि उसके लगभग 12-15 दिन बाद मेरा 11 मार्च को एक दिन के अंदर 2 तो रिजल्ट आए। पहले शाम के टाइम MTS में फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, एक ही दिन में? हाँ एक ही दिन में। गजब। MTS के अंदर कितने टाइम का डिफरेंस था? लगभग 6-7 घंटे का डिफरेंस था। सही ये रात को 12 बजे सीट मेरे का रिजल्ट मेरे आया। मेरे 7 दिन के अंदर 2 रिजल्ट आए थे। एक रविवार को आया था, दूसरा अगले रविवार को आया। यही मैं बता रहा हूँ। पहले तो 11 मार्च का दिन था, उस दिन होली से मतलब 2 दिन पहले। पहले शाम के टाइम 6 बजे रिजल्ट आया MTS का, उसके बाद रात को 12 बजे आया CGL का रिजल्ट फाइनल, और दोनों में क्लियर। उसके एक हफ्ते बाद 18 या 19 तारीख को मेरा आया रेलवे का टेक्नीशियन का, उसमें भी फाइनल क्लियर, उसमें AIR 1 बनी मेरी अपनी शिफ्ट में। हाँ अपनी शिफ्ट में। हाँ, काफ़ी खुशी हुई। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है यार। लोगों के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं आजकल। तो फाइनली इंटरव्यू कंक्लूड करें तो आप बच्चों को मूल मंत्र बताओ यार, क्या देना चाहोगे? एक लाइन में क्या करना चाहिए? एक लाइन के अंदर सिंपल सा है कि लगे रहो, ज़्यादा सोचो मत। अगर आपने चूज करा इसे तो फिर कंटिन्यू करो, ठीक है। आपने डिसीजन लिया है, आप ही इसके मजे लोगे और आप ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, गुड कॉन्सिक्वेंसेस, सब परिणाम आप ही को झेलने हैं। आपकी तैयारी से ये है कि आपका परिवार एक सुखमय जीवन जी पाएगा, ये इसका मूल मोटिव रहता है। आपसे बहुत सारी उम्मीदें लग जाएंगी, आप घर के एक पिलर बन के खड़े हो चुके होंगे, आप घर के लिए डिसीजन लेने वाले इंसान बन चुके होंगे, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये सब मोटिवेशन अंदर घूमना चाहिए। इसी से आपको किसी से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये सब दिमाग में चल रहा है तो, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही हम टॉपर्स के इंटरव्यू और अगर आते हैं तो लेके आएंगे। बाकी मेहनत करते रहो, ज़्यादा मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है, यही इसका सार है। धन्यवाद। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सर का चैनल सब्सक्राइब है ना। ये बोल दे भाई ले। ओके। मतलब सर जैसे हर महीने, जो मैंने बताया था पहले, कि हर महीने लगभग SSC के एग्जाम पैटर्न बेस पे एग्जाम होते हैं, वो सर नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छा बताते हैं। और क्रिस्प कंटेंट, मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होती कोई भी उसके अंदर। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई और चैनल होगा 5 मिनट मैंने ना जो जितने एग्जाम जो तुम्हें बताता हूँ वो सब अपने दिए हुए हैं कॉलेज के टाइम में। तो मैं इसीलिए फॉलो करता हूँ कि आपकी SSC में हो सके 1-2 नंबर से आप रह जाते हो, लेकिन ये ऐसे एग्जाम है कि आपको SSC से कम अच्छी प्रोफाइल नहीं देंगे, ज़्यादा बराबर या फिर अच्छी प्रोफाइल ही देंगे, और आप इनमें सिलेक्शन होने के बहुत नज़दीक होते हो। जैसे कि 1-2 नंबर से जो कैंडिडेट रह जाते हैं, इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि इन फॉर्मों को भरो। DSSB की इतनी अच्छी अच्छी जॉब प्रोफाइल हैं, आपको ना तो ट्रांसफ़र की टेंशन रहेगी, दिल्ली में सैलरी भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, और चिल भरी नौकरी होती है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं दिल्ली में, उनमें DSSB का मतलब टीचर नहीं होता है। DSSB का मतलब है पूरे दिल्ली की सारी मिनिस्ट्रीज में स्टाफ को फिल करना, जैसे UPSC होता है, राजस्थान में RPSC होता है, ऐसे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। सत्यम, लास्ट 2 शब्द कह दो बच्चों के लिए, CGL और इस वाले के लिए, NTPC वालों के लिए। यही है बस कि अपना बेस्ट देना उस दिन, और लगे रहो यार, हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच एंड गुड लक गाइस फॉर NTPC।